गरीब की थाली में अमीरों वाला खाना। वाह पिंकी, देख कितनी बड़ी टेबल है। इस पर तो पूरे 56 भोग सजे हैं। गरम गरम अमृतसरी कुलचे, मलाई चाप और कटोरी भर भर के शाही पनीर रखा है। अरे भाई वो देखो, मलाई कोफ्ता और बटर नान भी है और वो कोने में पिघलती हुई लाजवाब चॉकलेट आइसक्रीम। मेरे तो मुंह में पानी आ गया। नहीं नहीं पिंकी, ये बड़ा वाला चीजी पिज्जा, कुरकुरा बर्गर और चूर नान तो सिर्फ मैं खाऊंगा। मैं तो आज पेट भर कर खाऊंगा। रुक, मैं भी टेस्ट करता हूँ। आहा। अचानक पारुल एक लोटा ठंडा पानी किट्टू के चेहरे पर डाल देती है। किट्टू एकदम से हड़बड़ाकर उठ बैठता है। अरे मम्मी, मेरी आइसक्रीम कहाँ गई? मेरा पिज्जा बर्गर कहाँ गया? किसने चुराया मेरा शाही पनीर? कौन सी आइसक्रीम और कौन सा पनीर रे? दोपहर के 2 बज रहे हैं, बाहर इतनी कड़क धूप है और तू यहाँ सोने के बहाने ढूंढ रहा है। उठ जल्दी। अरे यार मम्मी, आपने मेरा इतना सुंदर सपना तोड़ दिया। मैं अपनी जिंदगी में पहली बार अमीरों वाला 56 भोग खा रहा था। बस मुंह में निवाला डालने ही वाला था कि आपने तभी मेरे ऊपर पानी डाल दिया। भाई, क्या सच में वो सिर्फ एक सपना था? मुझे तो सचमुच पनीर और बटर नान की खुशबू आ रही थी। सपने देखना बंद करो तुम दोनों। हम ठहरे गरीब लोग, हमारी फूटी किस्मत में कहाँ ये सब। चलो हाथ मुंह धोकर आओ, तुम्हारी बुआ कॉलेज से आने वाली होगी। तभी आरती हाथ में एक बड़ा सा टिफिन बॉक्स लिए कमरे में बहुत खुश होकर दौड़ते हुए आती है। भाभी, भाभी कहाँ हो आप? देखो आज मैं कॉलेज से क्या लेकर आई हूँ। बुआ, आपके हाथ में वो क्या है? इसमें से तो बिल्कुल वैसी ही खुशबू आ रही है जो अभी अभी मेरे सपने में आ रही थी। हाँ किट्टू, आज मेरे होटल मैनेजमेंट कॉलेज में कुकिंग कंपटीशन था। मैंने वहाँ अपनी सीखी हुई सीक्रेट रेसिपी से शाही मलाई कोफ्ता और काजू पुलाव बनाया है और सुनो, मुझे फर्स्ट प्राइज भी मिला है। अरे वाह आरती, तूने तो कमाल कर दिया। लेकिन ये खाना मैं वहाँ से बचाकर सीधे अपने घर लाई हूँ। आज आखिरकार मेरी वजह से हमारे घर की थाली में भी अमीरों वाला खाना सजेगा। लो किट्टू, लो पिंकी, पेट भर कर खाओ। बुआ बेस्ट हो। मम्मी देखो, आखिरकार हमारा सपना सच हो गया ना। बुआ, आखिरकार आज हमारी गरीब की थाली में भी अमीरों वाला खाना आ ही गया। आरती की मेहनत से आज पूरे घर में स्वादिष्ट खाने की खुशबू फैली हुई थी। सभी बड़े चाव से खाना खाने लगते हैं। अगली सुबह जून की भीषण गर्मी में पारुल कोयले और लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाते हुए पसीने से तरबतर थी। पास ही उसकी सास शर्मिला जी और ससुर वेद व्यास जी बैठे हुए थे। अरे पारुल, हाथ जरा जल्दी चला बहू। देख किट्टू और पिंकी के स्कूल का टाइम हो गया है। सुबह सुबह ही इतनी गर्मी है कि दम घुट रहा है। बस माँ जी रोटियां सेक रही हूँ। कोयला सुलगने में थोड़ा टाइम लग गया। आज आलू की सूखी भुजिया और चूल्हे की सादी रोटी बनाई है। बहू, अरे जरा मेरे लिए थोड़ा गुनगुना पानी ला देना। गर्मी के मारे सीने में थोड़ी जलन हो रही है। किशोर बेटा भी अभी तक काम से नहीं लौटा क्या? बाबूजी वो रात की शिफ्ट में ढाबे पर गए थे। मंगतराम मालिक ने कुछ एक्स्ट्रा तंदूर का काम दे दिया था, बस आते ही होंगे। तभी किशोर कमरे में थका हारा कदम रखता है। उसका दायां हाथ थोड़ा कमजोर है, जिसकी वजह से वो संभल कर चलता है। राम राम बाबूजी। राम राम अम्मा। पारुल, बच्चे तैयार हो गए हैं क्या? हाँ बस तैयार है। आप पूरी रात जाग कर काम कर रहे हैं, आपका ये हाथ भी दर्द करता है। बैठिए, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। अरे मेरी फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। तुम बच्चों को स्कूल भेजो, बच्चों को स्कूल भेजना जरूरी है। तभी किट्टू और पिंकी तैयार होकर आते हैं। पारुल उन्हें एल्यूमिनियम के पुराने डिब्बों में टिफिन देती है। टिफिन देखते ही बच्चों के चेहरे उतर जाते हैं। नहीं मम्मी, मैं ये सूखी आलू की सब्जी और मोटी रोटी लेकर स्कूल नहीं जाऊंगा। स्कूल में सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। हाँ मम्मी, राघव और चिंटू रोज इतना बढ़िया पराठा, सॉस और नूडल्स लाते हैं। वो हमारी इस गरीब वाले खाने को देखकर हंसते हैं। चुपचाप अपना टिफिन उठाओ दोनों। खाने का अपमान नहीं करते, हमारे पास जो है वही मिलेगा। अरे पारुल, बच्चों पर गुस्सा मत हो। ये लो किट्टू, ये लो पिंकी, 2-2 रुपए रखो। स्कूल के बाहर से नमकीन या दही खरीद कर रोटी के साथ खा लेना, ठीक है? थैंक यू पापा, आप बहुत अच्छे हो। मम्मी तो बस गुस्सा करती रहती है। बच्चे पैसे लेकर और बेमन से टिफिन बैग में रखकर स्कूल की तरफ दौड़ लगा देते हैं। स्कूल में आधी छुट्टी का घंटा बजता है।
किट्टू और पिंकी एक पेड़ की छांव में बैठते हैं। पास ही उनके क्लास के अमीर बच्चे राघव, चिंटू और मंगलू बैठे हैं। अरे चिंटू, मंगलू, इधर आओ। देखो, आज मेरी मम्मी ने टिफिन में पनीर लबाबदार और लच्छा पराठा दिया है, साथ में मैंगो शेक भी है। वाह राघव, तेरे टिफिन से तो बहुत मस्त खुशबू आ रही है। चल जल्दी से खाते हैं। अरे उधर देखो, वो किट्टू और पिंकी गरीब का इनके कैसी सूखी रोटी खा रहे हैं। तभी किट्टू और पिंकी दूर से राघव के टिफिन की खुशबू सूंघते हैं। किट्टू को अपने सपने वाले शाही पनीर की याद आ जाती है। वो राघव के टिफिन को देखता है। पिंकी देख, राघव का पनीर कितना अच्छा लग रहा है ना, बिल्कुल वैसा ही जैसा मैंने सपने में देखा था। हाँ भाई, खुशबू तो बहुत अच्छी है। क्या वो हमें थोड़ा सा चखाएगा? किट्टू थोड़ा आगे बढ़ता है, तभी राघव उसे देख लेता है। ए गिट्टू, दूर हट वहाँ से। तू हमारे समीरों वाले खाने को क्यों घूर रहा है? तेरी लार गिर जाएगी इस पर। नहीं राघव, मैं तो बस देख रहा था क्या इतने वाला मिलेगा। मेरी बहन को पनीर बहुत पसंद है। चल भाग यहाँ से, भिखारी का इनके अपनी औकात दिखा दी। जाओ जाकर अपनी सूखी रोटी खाओ। गरीबों की थाली में अमीरों वाला खाना कहाँ से आएगा रे? चल अपना गंदा टिफिन बंद कर। भाई चलो यहाँ से, हमें नहीं चाहिए इनका खाना। हम घर जाकर मम्मी से ही मांगेंगे। बच्चे टिफिन बिना खाए बंद कर देते हैं। दोपहर के 4 बज रहे हैं। कड़कड़ाती धूप में किट्टू और पिंकी भूखे प्यासे रोते हुए स्कूल से लौटते हैं। अरे क्या हुआ तुम दोनों को? धूप में मुंह क्यों लटका रखा है? और ये टिफिन तो वैसा का वैसा ही भारी है, खाना क्यों नहीं खाया? नहीं खाना मैं ये गंदा सूखा खाना। मम्मी, स्कूल में राघव, चिंटू और मंगलू सब हमारे चूल्हे की रोटी का मजाक उड़ाते हैं, हमें भिखारी बोलते हैं। हाँ मम्मी, राघव रोज पनीर लबाबदार और चीज भी लाता है। हमें नहीं खानी है सूखी रोटी और ये आलू की भुजिया। हमें भी अमीरों वाला खाना चाहिए। चुप करो तुम दोनों। तुम्हें पता भी है तुम्हारे पापा इस टूटे हाथ से रात दिन ढाबे पर खटते हैं, तब जाकर ये सूखी रोटी नसीब होती है। जिद मत करो, जो है वही खाना पड़ेगा। बहू, बच्चों पर क्यों चिल्लाती है? बच्चे ही तो हैं, दूसरों का अच्छा खाना देखकर ललचा जाते हैं। हमारी किस्मत ही फूटी है तो बच्चों को क्यों डांटना? तो फिर हम भूखे ही सो जाएंगे। मम्मी, मैं तो बस वही पिज़्ज़ा और पनीर खाऊंगा जो मैंने सपने में देखा था। बच्चे रोते रोते भूखे पेट ही सो जाते हैं। पारुल बेबस होकर आंसू पोंछती है। तभी आरती के दिमाग में एक आइडिया आता है। भाभी, आप उदास मत हो, मैं हूँ ना, मेरे पास 5 रुपए रखे हैं। मैं अभी पड़ोस की दुकान से दौड़ कर आती हूँ। बच्चों की जिद भी पूरी हो जाएगी और हमारा पैसा भी नहीं लगेगा। 5 रुपए में तू अमीरों वाला पिज्जा कहाँ से लाएगी आरती? पागल हो गई है क्या? आप बस देखती जाओ भाभी, आखिर आपकी नंद का होटल मैनेजमेंट वाला हुनर कब काम आएगा। शाम होते होते आरती दुकान से एक एक वाले टोमेटो सॉस और मेयोनीज के पैकेट खरीद कर लाती है। रसोई में जाकर वो कल रात की बची हुई 2 ठंडी रोटियां उठाती है और तवे पर थोड़ा सा तेल लगाकर उन्हें कुरकुरा सेकने लगती है। आरती, ये तू रात की बासी रोटी को तवे पर क्यों सेक रही है? और ये सॉस का क्या करेगी? भाभी, इसे वेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं। कॉलेज में सिखाया जाता है कि बचे हुए खाने को नया कैसे बनाएं। ये देखिए। आरती कुरकुरी रोटी पर टोमेटो सॉस और मेयोनीज फैलाती है। फिर घर में पड़ी थोड़ी सी प्याज और टमाटर बारीक काट कर ऊपर सजा देती है। उस पर थोड़ा सा नमक और लाल मिर्च पाउडर छिड़क कर तवे पर ढक देती है और थोड़ी देर में खुशबू महकने लगती है। आरती बच्चों को जगाती है। किट्टू, पिंकी, उठो जल्दी, देखो तुम्हारी बुआ ने तुम्हारे लिए क्या बनाया है। क्या हुआ बुआ? अरे ये क्या है? ये तो गोल गोल पिज्जा जैसा दिख रहा है। अरे हाँ भाई, देखो इस पर सॉस और सब्जियां भी लगी हैं, बिल्कुल राघव के पिज्जे जैसा। खा कर देखो, ये तुम्हारी बुआ का स्पेशल देसी रोटी पिज्जा है। किट्टू और पिंकी तुरंत एक एक टुकड़ा मुंह में डालते हैं और उनके चेहरे खिल उठते हैं। वाह बुआ, ये तो बहुत टेस्टी है, क्रिस्पी और खट्टा मीठा। लेकिन इसमें वो चीज क्यों नहीं है जो खींचती है? राघव वाले पिज्जा में तो सफेद सफेद चीज बहुत खींचती है। बेटा, वो चीज बहुत महंगा आता है, वो तो सिर्फ बड़े बड़े होटलों और अमीरों के पास होता है। कोई बात नहीं बुआ, हमारा 5 रुपए वाला पिज्जा भी बहुत मस्त है। मम्मी, आप भी खाकर देखो। दीदी, आपने तो कमाल कर दिया। बासी रोटी को ऐसा बना दिया कि बच्चे उंगलियां चाट रहे हैं। आपको ये सब कहाँ से आया? भाभी, जब मैंने होटल मैनेजमेंट का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किया था, तब कॉलेज के कंप्यूटर और लैपटॉप पर हमें ऐसी कई रेसिपीज दिखाई गई थी। बस वही दिमाग में आ गया। बच्चे खुशी खुशी सो जाते हैं। रात के 11 बजे जून की उमस भरी गर्मी में मंगत राम का ढाबा ग्राहकों से भरा हुआ था। तंदूर की आंच के बीच किशोर अपने कमजोर हाथ को संभालते हुए रोटियां सेक रहा था कि तभी अचानक उसका पैर फिसल जाता है।
अरे ये भगवान, मेरा हाथ, अरे ओए लंगड़े, क्या कर दिया रे? ये तंदूर के अंदर हाथ डाल दिया क्या? अरे ग्राहकों की रोटियां जल रही हैं और तू यहाँ नौटंकी कर रहा है। अरे मालिक, वो मेरा पैर फिसल गया, मेरा बायां हाथ पूरा झुलस गया मालिक। आए, अरे बहुत जलन हो रही है। पानी, अरे थोड़ा पानी दे दो, पानी। अरे पानी चाहिए तुझे, कामचोर कहीं के? एक हाथ तो पहले से ही मरा हुआ था, अब दूसरा भी जला दिया। अब यहाँ तंदूर पर तेरी आरती उतारूं क्या? मालिक ऐसा मत कहो, थोड़ी पट्टी बंधवा लेने दो, मैं फिर से काम पर लग जाऊंगा। मेरे घर में बूढ़े माँ बाप और छोटे बच्चे भूखे बैठे हैं। अरे चल हट यहाँ से, मुझे मुफ्त के नौकर नहीं पालने। तेरे दोनों हाथ अब पूरी तरह से बेकार हो चुके हैं। अब क्या, अब तेरा यहाँ मैं अचार डालूंगा है? अब तो मेरे किसी काम का नहीं है, जा यहाँ से। कल से यहाँ अपनी शक्ल मत दिखाना। मालिक नौकरी से मत निकालो, मेरी पगार के कुछ पैसे बढ़ा दो मालिक। मेरे बच्चे स्कूल में रोते हैं अच्छे खाने के लिए, मालिक रहम करो, मालिक रहम करो। पैसे बढ़ा दूं? अरे एक तो काम बिगाड़ा, ऊपर से पैसे चाहिए। निकल यहाँ से, नहीं तो धक्के मार कर बाहर फिटवा दूंगा। झुलसे हुए हाथ के साथ किशोर रोते हुए ढाबे से घर के लिए निकलता है और रात के 12 बजे किशोर घर पहुंचता है। पारुल और आरती जाग रही थी। किशोर के दोनों हाथों पर कालिख और छाले देखकर पारुल के होश उड़ जाते हैं। हे भगवान जी, ये आपके हाथ को क्या हुआ? इतने बड़े बड़े छाले। आरती, जल्दी ठंडा पानी और नमक ला। भैया, ये कैसे हुआ? आप तो ठीक से गए थे। पारुल, सब खत्म हो गया। तंदूर पर पैर फिसल गया और हाथ जल गया, और जालिम मंगत राम ने मुझे नौकरी से भी निकाल दिया। क्या? नौकरी से निकाल दिया? इस हालत में कोई ऐसा कैसे कर सकता है? अब हमारा घर कैसे चलेगा? मुझे समझ नहीं आ रहा पारुल। मकान का किराया देना है, बाबूजी की दवाई के पैसे नहीं है, बच्चों की स्कूल की फीस भरनी है, और उनकी ड्रेस भी 2 साल पुरानी हो चुकी है। मैं तो कहीं का नहीं रहा। हे राम, ये क्या अंधेर हो गया हमारी किस्मत में। अब क्या, हम सब भूखे मर जाएंगे। बेटा किशोर, हिम्मत मत हार, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएगा। आप रोना बंद कीजिए। आप लोग हिम्मत हारेंगे तो कैसे चलेगा? अगर इस घर के मर्द का हाथ टूट गया है तो क्या हुआ? इस घर की औरत के हाथ अभी सलामत है। कल सुबह मैं काम ढूंढने बाहर निकलूंगी। भाभी, मैं भी आपके साथ हूँ। मैं ट्यूशन पढ़ाकर जो थोड़ी बहुत पैसे लाती हूँ वो सब घर में लगा दूंगी। हम हार नहीं मानेंगे। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही गर्मी में पसीने से बेहाल पारुल काम ढूंढने के लिए बस्ती और कॉलोनी की तरफ निकलती है। दोपहर तक वो कड़कड़ाती धूप में पसीने से लथपथ 50 घरों के चक्कर काटती है। हे भगवान, दोपहर के 2 बज गए। पैरों में छाले पड़ गए, लेकिन झाड़ू पोछा और खाना बनाने के लिए कोई भी तैयार नहीं हुआ। सबके पास पहले से ही नौकर हैं। पारुल हताश होकर एक पेड़ की छांव में बैठती है। तभी पड़ोस की कमला ताई और रेखा, जया, सुषमा वहां से गुजरती हैं। अरे पारुल बहू, इस चिलचिलाती धूप में कहाँ भटक रही है? चेहरा बिल्कुल झुलस गया है तेरा। क्या करूं कमला ताई, घर के हालात ठीक नहीं है। किशोर जी का हाथ जल गया है और नौकरी भी छूट गई। कोई काम ढूंढ रही हूँ पर कहीं काम ही नहीं मिल रहा। देखा जया, कल तक तो इनके घर से 5 स्टार होटल जैसी खुशबू आ रही थी। बच्चे स्कूल में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, आज देखो सड़क पर आ गए। वही तो सुषमा, गरीबी में अमीरों वाले शौक पालेंगे तो यही हाल होगा ना। अब तो दाने दाने को तरसेंगे, देखना मकान मालिक भी 2 दिन में घर से निकाल देगा। अरे तुम सब चुप रहो, किसी की मजबूरी का मजाक उड़ाते हुए शर्म नहीं आती? पारुल बेटी, तो हिम्मत मत हार, कोई छोटा मोटा काम देख ले। नहीं ताई, मुझे इन लोगों की बातों से वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं सोने दूंगी, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। शाम को पारुल खाली हाथ घर लौटती है। किशोर कमरे के कोने में झुलसे हुए हाथ पर गीली पट्टी लपेटे हताश बैठा है। पारुल, मिला कुछ काम? कोई रास्ता सूझा क्या? नहीं जी, कोठियों में गई थी पर सबने मना कर दिया। कोई काम देने को तैयार नहीं है। हे भगवान, अब क्या होगा? अरे कल सुबह घर में राशन का एक दाना भी नहीं बचेगा, बच्चे फिर भूखे सोएंगे। एक रास्ता है, मैं कल सुबह उसी अमीर पकवान ढाबे पर जाऊंगी जहां आप काम करते थे। मैं मालिक मंगत राम से खाना बनाने और बर्तन मांजने का काम मांगूंगी। नहीं पारुल, कभी नहीं। वो मंगत राम बहुत घटिया इंसान है। वो औरतों की इज्जत नहीं करता। मैं अपनी बीवी को उस नरक में काम करने नहीं भेज सकता। तो फिर आप ही बताइए, क्या रास्ता है? बाबूजी की तबीयत खराब रहती है, वो जा नहीं सकते। सासू माँ का शरीर साथ नहीं देता। आरती अभी छोटी है, उसे हम भेज नहीं सकते। अब बची सिर्फ मैं।
मुझे तो जाना ही होगा ना। बहू तू हमारे लिए इतना बड़ा बलिदान देगी, समाज क्या कहेगा कि बहू ढाबे पर बर्तन मांजती है। माँ जी, भूखे पेट रहने से बड़ा कोई समाज नहीं होता। जब बच्चे भूख से बिलखते हैं तब ये समाज रोटी देने नहीं आता। आप किशोर जी को संभालिए, कल सुबह ये बहू घर की जिम्मेदारी उठाएगी। अगली सुबह धूप तेज हो चुकी है। किशोर अपने झुलसे हुए हाथ पर पट्टी बांधकर पारुल को साथ लेकर मंगतराम के ढाबे पर पहुंचता है। ढाबे का मालिक मंगतराम गल्ले पर बैठा नोट गिन रहा है। मालिक, राम राम मालिक, मैं अपनी बीवी पारुल को लाया हूँ, इसे काम पर रख लीजिए मालिक, बहुत मजबूरी है। अरे किशोर तो फिर आ गया, और ये किसी साथ लाया है? या कोई खैरात बट रही है क्या जो मुंह उठाए चले आए? मालिक, मैं यहाँ खाना बना दूंगी, बर्तन मांज दूंगी, झाड़ू लगा दूंगी, बस काम दे दीजिए, हमारे बच्चे भूखे हैं। अच्छा, तो तंदूर वाले की बीवी अब ढाबे पर काम करेगी। ठीक है, रख लेता हूँ, पर पगार बहुत कम मिलेगी। मालिक, जो भी पगार देनी है दे देना, पर इसे रख लो, इसके पैर के छाले अभी ठीक नहीं हुए, जरा रहम करना। ए किशोर, अरे ज्यादा लेक्चर मत झाड़, काम करना है तो कर, नहीं तो दफा हो जाए यहाँ से। तेने भर बर्तन मांजने होंगे और झूठी टेबल साफ करनी होगी, मंजूर है? हाँ मालिक, मुझे सब मंजूर है, मैं आज से ही काम पर लगती हूँ, आप किशोर जी को घर भेज दीजिए। पूरा दिन पारुल बिना रुके काम करती है। वो कड़कड़ाती गर्मी में सैकड़ों भारी बर्तन मांजती है, ग्राहकों की झूठी टेबल साफ करती है और झाड़ू लगाती है। रात के 11 बज जाते हैं, ढाबा बंद होने वाला है। पारुल रसोई में बची हुई शाही पनीर की सब्जी देखती है। मालिक, सुनिए मालिक, ये जो कढ़ाई में थोड़ी सी शाही पनीर की सब्जी बची है, ये तो कल सुबह तक खराब हो जाएगी ना? हाँ तो खराब होगी तो फेंक देंगे, हैं? तो क्यों इसमें अपनी नाक घुसा रही है? अपना काम कर। मालिक, फेंकने से अच्छा है ये बची हुई सब्जी मुझे दे दीजिए, मेरे बच्चे खुश हो जाएंगे, उन्होंने कभी ऐसा अमीरों वाला खाना नहीं खाया। अच्छा ठीक है, ले जा, और वैसे भी कल तक इसमें से बदबू आने लगेगी, पर याद रखियो, इस सब्जी के बदले पगार में से 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। थैंक यू मालिक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इसे पैक कर लेती हूँ। रात के 12 बजे पारुल थक कर चूर होकर घर लौटती है। बच्चे और बाकी सब जाग रहे थे। पारुल थैली से शाही पनीर की सब्जी निकालती है और चूल्हे पर गर्म रोटियां सेकती है। किट्टू और पिंकी की आंखें खुशी से चमक उठती हैं। अरे वाह मम्मी, ये तो असली शाही पनीर है, इसमें से तो बिल्कुल राघव की टिफिन जैसी मस्त खुशबू आ रही है। हाँ भाई देखो, हमारी थाली में भी आज अमीरों वाला खाना आ गया। मम्मी आप सचमुच बेस्ट हो। पारुल, तू सच में अपनी हिम्मत से बच्चों का सपना पूरा कर लाई, लेकिन तू ये खाना कहाँ से लाई? मालिक ने दे दिया है क्या? हाँ, ढाबे पर बची थी, वैसे तो कल तक खराब हो जाती, पर मैंने मालिक से मांग ली। पहले तो वो चिढ़ा, पर फिर दे दी। आप सब लोग खाइए ना। भाभी, ये शाही पनीर अच्छा तो है, लेकिन ढाबे वाले ने इसमें कुछ कमी छोड़ दी है। कमी? क्या कमी है आरती दीदी? ढाबे का खाना तो सबसे महंगा और टेस्टी होता है ना। भाभी, अगर इन्होंने ग्रेवी में काजू का पेस्ट डाला होता तो ये और क्रीमी बनता, और खड़े मसालों में थोड़ा जायफल और दालचीनी का पाउडर छिड़का होता तो इसका फ्लेवर लाजवाब हो जाता, बिल्कुल 5 स्टार होटल जैसा। अरे वाह दीदी, आप तो बहुत होशियार हो। मैं कल ढाबे पर खाना बनाते समय आपकी यही सीक्रेट ट्रिक यूज करूंगी, फिर देखना ढाबे का खाना कितना लाजवाब बनता है। अगले सुबह पारुल समय से पहले ढाबे पर पहुंच जाती है। दोपहर के लंच का टाइम है। पारुल आरती की बताई हुई तरकीब के मुताबिक चुपके से ग्रेवी में काजू का पेस्ट मिलाती है और खड़े मसालों में जरा सा जायफल और दालचीनी का पाउडर छिड़क देती है। तभी ढाबे पर 3 नई ग्राहक आकर बैठते हैं और मलाई कोफ्ता और शाही पनीर का पहला निवाला मुंह में डालते हैं। अरे भाई वाह, क्या स्वाद है मंगतराम। अरे ओ मंगतराम, इधर आओ भाई, आज सब्जी में क्या मिलाया है? अरे क्या हुआ बाबूजी? कोई गड़बड़ हो गई है क्या? नमक मिर्च ज्यादा है क्या? मैं अभी बदलवा देता हूँ। अरे भाई, गड़बड़ नहीं, चमत्कार हुआ है भाई। वाह, ऐसा लाजवाब शाही पनीर तो मैंने दिल्ली के बड़े से बड़े 5 स्टार होटल में भी नहीं खाया। इतना क्रीमी और इतना तगड़ा फ्लेवर। अरे सच में यार, मलाई कोफ्ता तो मुंह में डालते ही घुल गया। मंगतराम, कोई नया शेफ रखा है क्या? आज से हम रोज यहीं खाना खाएंगे। जी जी बाबूजी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे हमारा ढाबा हमेशा बेस्ट खाना ही खिलाता है, आप लोग पेट भरकर खाइए। मंगतराम फुर्ती से गले से उठकर रसोई की तरफ भागता है जहां पारुल बर्तन साफ कर रही थी। ए पारुल, सच सच बता, तूने आज सब्जी में क्या डाला था? बाहर ग्राहक उंगलियां चाट रहे हैं और तेरी तारीफ कर रहे हैं। मालिक, वो मेरी ननद आरती है ना, उसने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया है, उसी ने मुझे कल रात को काजू का पेस्ट और थोड़ा सा जायफल पाउडर डालने की सीक्रेट ट्रिक बताई थी। मुझसे कोई गलती तो नहीं होना मालिक?
अरे गलती नहीं, तूने तो मेरी लॉटरी लगा दी। हाँ, अरे कल से तू बर्तन नहीं मांजेगी, कल से तू सिर्फ मसालों का काम देखेगी और सब्जी बनाएगी। और हाँ, काम ठीक से किया तो मैं तेरी पगार भी थोड़ी बढ़ा दूंगा। थैंक यू मालिक, आपकी बहुत कृपा होगी, मैं बहुत दिल लगाकर काम करूंगी। शाम को पारुल को आज पहली बार ढाबे के काम के एक्स्ट्रा पैसे और पगार बढ़कर मिली है। रात को घर लौटते समय उसकी नजर बाजार में एक बड़ी सी आइसक्रीम की दुकान पर पड़ती है। पारुल आइसक्रीम लेकर रात के 11 बजे घर पहुंचती है। किट्टू और पिंकी चटाई पर लेटे हुए हैं, किशोर उनके पास बैठा है। पारुल कमरे में आते ही झोले में से 2 बड़ी चमचमाती कप आइसक्रीम निकालती है। अरे मम्मी ये क्या है? ये तो वही अमीरों वाली चॉकलेट और वेनिला आइसक्रीम है जिसे मैंने अपने सपने में देखा था। हाँ भाई देखो, इस पर ऊपर से काजू और टूटी फ्रूटी भी डली है। मम्मी ये तो बहुत महंगी आती है ना, आप कहाँ से लाई? ये तुम्हारी माँ की मेहनत की कमाई से आई है बच्चों, खाओ आज पेट भरकर अमीरों वाली आइसक्रीम खाओ। अब तुम्हें किसी राघव के टिफिन को ललचा कर देखने की जरूरत नहीं। पारुल, अरे आज तेरी आंखों में जो खुशी है उसने मेरा सारा दर्द मिटा दिया। ढाबे पर सब ठीक रहा ना? हाँ जी, आरती दीदी के मसालों के जादू ने कमाल कर दिया। मालिक ने मेरी पगार भी बढ़ा दी और अब मुझे बर्तन भी नहीं मांजने पड़ेंगे। अब रात की बची हुई सब्जी का खर्चा भी बच जाएगा और बच्चों को अच्छा खाना भी मिलेगा। देखा भाभी, मैंने कहा था ना, हमारे हाथों का हुनर ही हमारी गरीबी दूर करेगा। अभी तो शुरुआत है। 2-3 दिन बीत जाते हैं। पारुल की वजह से ढाबे पर ग्राहकों की भारी भीड़ उमड़ने लगती है। एक दोपहर शहर के सबसे बड़े केटरिंग सर्विस के मालिक मिस्टर कपूर अपने 2 मैनेजर्स के साथ ढाबे पर आते हैं और खाना ऑर्डर करते हैं। पारुल ने आज सोया चाप, अमृतसरी और दाल मखनी बनाई है। मिस्टर कपूर सोया चाप का पहला टुकड़ा खाते ही टेबल पर चम्मच पटक देते और बेहद गंभीर हो जाते हैं। मैनेजर, बुलाओ इस ढाबे के मालिक को। अभी के अभी किसने बनाया है ये खाना? अरे क्या हुआ कपूर साहब? अरे कोई गड़बड़ हो गई है क्या? अरे साहब, आप तो शहर के इतने बड़े कैटर हैं, हमसे कोई भूल हो गई हो तो हमें माफ कर दीजिए। अरे भूल नहीं, गुनाह किया है तुमने। इतनी सॉफ्ट, इतनी क्रीमी और ऐसी लाजवाब सोया चाप मैंने आज तक अपनी पूरी जिंदगी में किसी 5 स्टार होटल में भी नहीं खाई। इस ढाबे के पीछे ऐसा कौन सा बड़ा शेफ छुपा रखा है तुमने? उसे बाहर बुलाओ। अरे साहब, वो बड़ा शेफ नहीं है, वो तो एक मामूली औरत है पारुल। जी साहब, मैंने बनाया है खाना। मुझसे कोई गलती हो गई क्या साहब? मैं तो पहले बस बर्तन मांजती थी, अब खाना बनाती हूँ। अरे बहन जी, आप डर क्यों नहीं हैं? आपके हाथ में तो साक्षात अन्नपूर्णा का वास है। ये जो दाल मखनी का स्मोकी फ्लेवर है और ये सोया चाप की सॉफ्टनेस है, इसके आगे बड़े बड़े होटल्स के शेफ फेल हैं। आपने ये सब कहाँ से सीखा? साहब, मेरी ननद आरती ने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया। वो कंप्यूटर पर रेसिपीज देखकर मुझे गार्निशिंग और फ्लेवर्स के सीक्रेट ट्रिक्स सिखाती है। अरे लाजवाब बहन जी, मेरे पास आप दोनों के लिए एक बहुत बड़ा ऑफर है। मैं चाहता हूँ कि आप और आपकी नंद मेरी कपूर केटरिंग सर्विस ज्वाइन कर ले। मैं आपकी नंद को सीनियर शेफ बनाऊंगा और आप बाकी का पूरा काम संभालना। पगार इतनी दूंगा कि आपकी गरीबी एक दिन में दूर हो जाएगी। मिस्टर कपूर का ऑफर सुनकर पारुल के पैर जमीन पर नहीं टिकते हैं। वो खुशी खुशी घर लौटती है और आरती, किशोर, सासू माँ और बाबूजी को पूरी बात बताती है। क्या सच में भाभी? मिस्टर कपूर ने मुझे सीनियर शेफ का ऑफर दिया है। मेरा तो कई सालों का सपना पूरा हो गया। कॉलेज से निकलते ही इतना बड़ा चांस। पारुल, भगवान ने हमारी सुन ली। आरती का हुनर और तेरी पहचान और मेहनत रंग ले आई। अब हमारे पुराने दिन खत्म हो जाएंगे। हाँ जी, लेकिन मिस्टर कपूर के यहाँ जाने से पहले हमें मंगतराम मालिक को बताना होगा। उन्होंने मुसीबत में मुझे काम दिया था। अगले दिन पारुल और आरती मंगतराम के ढाबे पर पहुंचती हैं। मंगतराम पहले से ही परेशान बैठा है क्योंकि उसे पता है कि मिस्टर कपूर इन दोनों को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। अरे आओ आओ पारुल बहन जी, अरे आ जाओ। अरे आओ आरती, बैठो बेटी, बैठो बैठो। मुझे कपूर के ऑफर के बारे में पता चला, पर तुम लोग मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं तुम्हारी पगार यहीं बढ़ा दूंगा। अरे तुम दोनों मिलकर मेरे ढाबे का पूरा केटरिंग का काम संभालो। मालिक, आप हमें कितना पैसा दोगे? कपूर साहब तो बहुत बड़ी रकम दे रहे हैं। अरे बेटी, कपूर बड़ा आदमी है, वो छोटे लोगों को टिकने नहीं देगा। अरे मैं तुम्हें इज्जत दूंगा, थोड़ा पैसा कम होगा पर अपनापन होगा। अरे तुम दोनों कल से ही मेरे ढाबे की कैटरिंग का पहला ऑर्डर संभालो, बड़ा वाला। ठीक है मालिक, आपने हमारी मजबूरी में मदद की थी। हम आपको धोखा नहीं देंगे। हम आपका कैटरिंग का ऑर्डर पूरा करेंगे। मंगतराम को एक बहुत बड़ी वीआईपी पार्टी का कैटरिंग ऑर्डर मिलता है। पारुल और आरती सुबह से लेकर रात तक भूखे प्यासे रहकर 20 तरह की सब्जियां, लच्छा पराठा, गार्लिक नान, चुरचुर नान और 5 तरह के सलाद की डिजाइनिंग कटिंग तैयार करती है। पार्टी में खाना खाकर लोग उंगलियां चाटते रह जाते हैं। मंगतराम को लाखों रुपए का मुनाफा होता है।
पार्टी खत्म होने के बाद पारुल और आरती थककर चूर मंगतराम के पास अपनी मेहनत के पैसे मांगने जाती हैं। मालिक, पार्टी बहुत अच्छी रही, सबने खाने की बहुत तारीफ की। हमें हमारे हिस्से के पैसे दे दीजिए मालिक। आरती की कॉलेज की फीस भरनी है और किशोर जी की दवाई लानी है। पैसे? कौन से पैसे? अरे तुम दोनों को जो पगार मिलती है वो मिल तो गई, एक्स्ट्रा पैसे किस बात के? हाँ मालिक, ये आप क्या कह रहे हैं? हमने सुबह से एक निवाला तक नहीं खाया। इस आलीशान पकवानों को बनाने में हमारी जान निकल गई। आपको लाखों का मुनाफा हुआ है और आप हमारा हक मार रहे हैं। ओए छोकरी, अपनी औकात में रह। अरे तुम दोनों सड़क पर कटोरा लेकर घूम रही थी, ढाबे से उठाकर यहाँ तक मैंने पहुँचाया है तुम लोगों को। मेरे बलबूते आज तुम लोग इतना बड़ा नाम कमा रही हो और मुझे ही आग दिखाती हो। चल भागो यहाँ से, फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुम्हें। बस मालिक, बहुत सुन लिया आपका। सड़क से आपने नहीं, हमारी मजबूरी ने हमें यहाँ लाकर खड़ा किया था। और याद रखना मंगतराम जी, आपका ये साम्राज्य आपकी बदौलत नहीं, हमारी इस ननद भाभी की मेहनत के बलबूते खड़ा हुआ है। हाँ मालिक, आपने हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है। अब आप देखना हम आपके इस घमंड को कैसे तोड़ती हैं। आज के बाद हम आपके यहाँ कदम भी नहीं रखेंगी। हम अपना खुद का काम शुरू करेंगी और आपको टक्कर देंगी। अरे तुम गरीब लोग मुझसे कंपटीशन करोगे हैं? अरे कढ़ाई खरीदने की औकात नहीं है तुम्हारी। जाओ जाकर भीख मांगो भिखारी कहीं की। पारुल और आरती रोते हुए घर लौटती हैं। वो किशोर, शर्मिला जी और वेद व्यास जी को पूरी बात बताती हैं। मंगतराम की घटिया हरकत सुनकर किशोर का खून खौल उठता है। उस नीच की इतनी हिम्मत! पारुल, आरती, तुम दोनों घबराओ मत। मेरा हाथ अब बिल्कुल ठीक हो चुका है। हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। हम अपना खुद का छोटा सा कैटरिंग का काम शुरू करेंगे। हाँ बच्चों, हुनर तुम्हारी उंगलियों में है, किसी के ढाबे के बोर्ड में नहीं। शुरुआत छोटी करो, भगवान साथ देगा। तभी पड़ोस की कमलाताई और रेखा, जया, सुषमा कमरे में आती हैं। उनके हाथों में कुछ पैसे हैं। पारू बेटी, हमें सब पता चल गया। उस मंगतराम ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। ये लो, हम सब पड़ोसियों ने मिलकर कुछ पैसे इकट्ठे किए हैं। इससे तुम अपना राशन और बर्तन खरीदो और काम शुरू कर दो। पारुल, हमें माफ कर देना, हम हमेशा तुम्हारा मजाक उड़ाते थे, पर आज तुम्हारी हिम्मत देखकर हमारी आंखें खुल गई। हाँ पारुल, तुम्हारे घर से जो खुशबू आती है ना, वो पूरे मोहल्ले का दीवाना बनाती है। तुम अपना काम शुरू करो, पहला ऑर्डर हमारे घर का ही होगा। ताई, राखी दीदी, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज इस गरीब की थाली में भले ही खाना कम हो, पर अपनों का प्यार बहुत ज्यादा है। हम कल से ही अन्नपूर्णा कैटरिंग सर्विस की शुरुआत करेंगे। 6 महीने बीत चुके हैं। पारुल और आरती की अन्नपूर्णा कैटरिंग सर्विसेज का नाम पूरे शहर में फैल चुका है। शुरुआत उन्होंने पड़ोसियों की छोटी पार्टियों से की थी, लेकिन आज उनके पास शहर के बड़े बड़े आयोजनों के ऑर्डर हैं। आज घर में किट्टू और पिंकी के स्कूल का एनुअल डे है। दोनों बच्चे नए कपड़े और स्कूल बैग के साथ तैयार हो रहे हैं। मम्मी जल्दी देखिए, मेरी स्कूल की नई ड्रेस और ये चमकदार जूते। राघव और चिंटू भी आज मेरे नए स्कूल बैग को देखकर हैरान हो रहे थे। और मम्मी, आज मैंने राघव को चिढ़ा दिया। उसने कहा कि तुम्हारा टिफिन का है, तो मैंने अपना मटर पनीर और लच्छा पराठा उसे दिखाया तो वो देखता ही रह गया। चलो चलो, अब तुम दोनों जल्दी जाओ, तुम्हारे पापा तुम्हें स्कूल छोड़ने जा रहे हैं। किशोर अब कैटरिंग का सारा लॉजिस्टिक और डिलीवरी संभालता है, बच्चों को लेकर जाता है। घर में आरती और पारुल आज एक बड़े ऑर्डर के लिए तैयारी कर रहे हैं। तभी दरवाजे पर वही मंगतराम आता है, जिसका ढाबा अब लगभग खाली हो चुका है। अरे पारुल, आरती, अरे क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जी मंगतराम जी, यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई आपकी? अरे मेरा ढाबा बंद हो गया, कोई ग्राहक नहीं आता। अरे सब तुम्हारी कैटरिंग के दीवाने हो गए हैं। मैं समझ गया हूँ कि स्वाद और इंसानियत से ही धंधा चलता है, घमंड से नहीं। मुझे माफ कर दो, मुझे अपने यहाँ रख लो, चाहे बर्तन ही क्यों न मांजने पड़े। मंगतराम जी, हम आपसे नफरत नहीं करते, लेकिन हम आपको काम पर नहीं रख सकते, क्योंकि हमें अपनी मेहनत की इज्जत करना आता है। आप अपना काम कहीं और तलाश लीजिए, हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। मंगतराम झुके हुए सिर के साथ चला जाता है। आरती और पारुल एक दूसरे को देखकर गर्व से मुस्कुराते हैं। तभी मिस्टर कपूर का फोन आता है। जी मिस्टर कपूर साहब, जी ठीक है, हम 500 लोगों के मेन्यू के लिए तैयार हैं। आज की स्पेशल डिश शाही मलाई कोफ्ता और दाल लंगर होगी जी। शुक्रिया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या कभी भी किसी की गरीबी का फायदा उठाना सही है? और मंगतराम के साथ जो हुआ, क्या वो इसी के लायक था? कमेंट करके जरूर बताइए।